आज हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की, जिसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं। इसके अनुसार किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य होता है उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। यानी वर्क एनर्जी थ्योरम ये स्टेट करता है, शो करता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन डूइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन डूइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। अब हम इसके डेरिवेशन की बात कर लें तो हम कर सकते हैं suppose a body of mass m moving with initial velocity u, suddenly an external force F applied on it and the velocity of the body will become v and body covers the distance s। यानी हम कह सकते हैं suppose a body of mass m moving with initial velocity u, if an external force F applied on it with uniform acceleration a and acquire the velocity v and cover the distance s। यानी वस्तु थी जिसका द्रव्यमान था u वेग से गतिशील थी, जब उस पर एक बार बल F लगाया जाता है तो वस्तु एक समान त्वरण a से त्वरित होती है तथा s दूरी चलने के पश्चात v वेग अर्जित कर लेती है। तब न्यूटन के गति विषय द्वितीय नियम से देखें तो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें a, वो हमें पता है कि फोर्स अपॉन मास के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूटन का गति विषयक नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल होगा उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस बल के कारण उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास and the acceleration produced by that force। it means जो acceleration होगा वो F upon m के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं from थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर हम बात करें तो वो हमें पता है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as होता है। अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो अगर हम 2as एक साइड रख लें तो दूसरी साइड v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, 2as is equal to v square minus का u square। it means a is equal to आ जाएगा v square minus u square upon में 2s। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर सकते हैं। अगर बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की तो हम क्या देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। a is equal to f upon m है और a is equal to v square minus u square upon 2s। it means f upon m is equal to v square minus का u square upon में 2s। अगर ध्यान से देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम देखते हैं कि f into जो s है वो m v square minus के u square के इक्वल हो जाएगा और अपॉन में क्या बच जाएगा हमारे पास 2। f into s जो है वो m v square minus u square upon 2 के बराबर। अब देखते हैं when a force applied body get displaced then work is done। और यहाँ देखें तो m v square minus का m u square upon में 2, it means w is equal to 1 by 2 m v square minus का 1 by 2 m u square। फिर देखिए अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हम ध्यान से देखें इसको तो हमें पता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ai जो है हाफ m u स्क्वायर के बराबर होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1 by 2 m v स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ki 1 by 2 m u स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास kf जो है वो 1 by 2 मास इनटू फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन 2 की बात करें तो w इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by 2 mv स्क्वायर, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है kf लिख सकते हैं 1 by 2 mv स्क्वायर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसको हम ki लिख सकते हैं। इट मींस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन डूइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको हम डेल्टा k भी लिख सकते हैं। इट मींस द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन डूइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में होने वाला जो परिवर्तन है उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। यही हमारा कार्य ऊर्जा समीकरण। वापस अगर हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की तो हम बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन डूइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। यानी किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो होने वाला परिवर्तन होगा उस पर किए गए कार्य के बराबर होगा। Suppose a body of mass m moving with initial velocity u, suddenly an external force F applied on it
and the acceleration of it accelerate with uniform acceleration a and acquire the velocity v after covering the distance s. Then according to Newton's second law of motion, यानी m द्रव्यमान की जो वस्तु थी u वेग से चल रही थी, जब उस पे F बल लगाया गया तो एक समान त्वरण a से त्वरित हुई और कुछ समय के पश्चात उसका वेग v हो गया और इस प्रक्रिया के दौरान उसने दूरी कितनी तय की s। तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से एक्सेलरेशन जो होगा F अपॉन m के इक्वल हो जाएगा। और हम अगर बात करें फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो पता है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इट मींस 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल, इट मींस राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 f अपॉन m जो है वो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s के इक्वल होगा। f इनटू s की बात करें तो m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 f इनटू s मैंने फोर्स अप्लाइड बॉडी गेट डिस्प्लेस वर्क इज डन। जब वस्तु पर बल लगा, वस्तु विस्थापित हो गई तो कार्य का होना माना जाता है। w बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस mvu स्क्वायर। अगर हम इसके आगे बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m इनटू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो kf इज इक्वल टू 1/2 m इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। इट मींस w इज इक्वल टू kf माइनस ki। यानी जो स्टेटमेंट है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन डूइंग ऑन ए ऑब्जेक्ट, और ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन है। अब हम बात करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हो गया कि सिंपली कि अगर किसी बॉडी को अगर हमें उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो जाहिर सी बात है, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमें अगर किसी वेलोसिटी को इंक्रीज करना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। उसको सिंपली हम ये भी तो समझ सकते हैं, अगर वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी, बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो हमारा चेंज कैसे आता है भाई, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल मास बॉडी का अलग होगा। जब उस पे कुछ फोर्स एक्सटर्नल लगेगा देन बॉडी कुछ से कुछ दूर जाएगी। जैसे बाइक ही अगर एक्सेलरेट करेंगे कुछ ज्यादा फ्यूल खाएगी या उस समय उसकी स्पीड बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ एक्सटर्नल वर्क डन इंजन को करना पड़ेगा, देन फाइनल वेलोसिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी। मास अगर कांस्टेंट भी है तो क्या है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो मिनिमम होगा। सो सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग कैलकुलेट करके इजीली हम उस बाइक के थ्रू जो वर्क डन या बाइक पे जितना भी वर्क किया गया है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो हमें पढ़ रखा है काइनेटिक एनर्जी जो होता है 1/2 m v स्क्वायर के इक्वल होता है भाई। जबकि अगर हम बात करें मोमेंटम की तो द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट मींस अगर दोनों को स्क्वायर कर लें तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड v स्क्वायर। और अब हम बात करें इक्वेशन 1 की तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज एनर्जी आपने अब देखें तो 1/2 m v स्क्वायर है हमारे पास, 1/2 m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना हो जाएगा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 अबव इक्वेशन जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर और v स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं p का स्क्वायर और नीचे क्या है मास है। इट मींस p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2kEm। kEm को मतलब सिंपल सी बात है ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको सिंपली हम k भी बोल सकते हैं। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें काइनेटिक एनर्जी इसको हमने क्लियर कर लिया तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2km। जब p इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो अंडर रूट के अंदर 2km, ये हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है। फिर सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर एंड मोमेंटम इज इक्वल टू m into v, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर एंड v स्क्वायर। फिर बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो 1/2 m v स्क्वायर, 1/2 m v स्क्वायर अपॉन m into m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, m से गुणा और भाग किया। गति जो हमें बताइए 1/2 m v स्क्वायर, मोमेंटम जो होती है समेत m into v के बराबर। तो ये m स्क्वायर और v स्क्वायर अपॉन में हमें पता है कि फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। सो m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह p स्क्वायर अपॉन 2m, 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा m भी इधर चला जाएगा तो
हमारे पास आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2kEm। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को सिंपली k से डिनोट करें तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km। स्क्वायर हटाएंगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हो जाएगा और p इज इक्वल टू 2km, यानी जो मोमेंटम होगा वो अंडर रूट के अंदर 2 गुणे गतिज ऊर्जा गुणे द्रव्यमान के बराबर होगा, यानी जो मोमेंटम जो होगा वो अंडर रूट 2km के बराबर होगा। अब हम बात करते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स, जिसे हम बल का आवेग कहते हैं। हमें बस इतनी सी बात याद रखनी है, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू द इंपल्स ऑफ फोर्स, यानी किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जो लगने वाला बल होता है उसे ही हम बल का आवेग कहते हैं। ये इंपल्स ऑफ फोर्स। कभी-कभी छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स। तो इंपल्स ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, इंपल्स ऑफ फोर्स की यूनिट की, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या होती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन, और जो टाइम की यूनिट होती है वो कितनी होती है, सेकंड। यानी किसी ने पूछा इंपल्स ऑफ फोर्स की यूनिट क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं न्यूटन सेकंड। यानी किसी वस्तु के आवेग का जो मात्रक होगा वो न्यूटन सेकंड होगा। और आवेग किसके बराबर होता है, किसी वस्तु पर सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जो लगने वाला बल होता है उसे हम बल का आवेग कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ फोर्स। एक छोटा सा क्वेश्चन कभी-कभी कोई पूछते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपल्स ऑफ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, तो हम कह सकते हैं कि सपोज अ बॉडी ऑफ मास m moving with initial velocity u, a force F applied for short interval of time delta t and velocity will become v। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई वस्तु थी जो m द्रव्यमान की थी, u वेग से गतिशील थी, उस पे कोई बल F सूक्ष्म समय अंतराल में अचानक से हिट करके हटा लिया एंड बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे, अगर चेंज इन मोमेंटम, तो हमें पता होना चाहिए कि फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम फाइनल वेलोसिटी इनटू मास यानी m इनटू v। इनिशियल की बात करेंगे तो m इनटू u, यानी अंतिम संवेग जो होगा हमारा m इनटू v के बराबर होगा और प्रारंभिक संवेग m इनटू u के बराबर। और चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो इसको हम डेल्टा p लिख सकते हैं, और डेल्टा p की अगर बात करें तो ये p2 p1 के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। किसी वस्तु के ऊपर जो लगने वाला बल होता है उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाए एक कांस्टेंट k लगा दिया और ये क्या हो जाएगा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, यानी k इज इक्वल टू अगर 1 सपोज कर ले तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। इट मींस डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा f इनटू डेल्टा t, और डेल्टा p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंपल्स ऑफ फोर्स। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इंपल्स ऑफ फोर्स, i के बराबर हो जाएगा। यानी कभी अगर कोई पूछे कि क्या संबंध है इंपल्स ऑफ फोर्स और मोमेंटम के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि माना m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से चल रही थी, उस पे कोई बल F सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा t की लाइन में लगाया गया, तो उसका जो वेग है वो कितना हो गया, v हो गया। तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा p जो है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग के बराबर हो जाएगा। न्यूटन साहब के नियम से ये था कि किसी वस्तु के ऊपर जो लगने वाला ये बल है उस वस्तु के संवेग परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती है। अगर k बराबर 1 कर दें तो सिंपल सी बात है डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, और डेल्टा p किसके बराबर है, इनटू डेल्टा t, यानी संवेग में जो परिवर्तन है वो बल के आवेग के बराबर होता है। द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द इंपल्स ऑफ फोर्स, बिकॉज़ ऑफ फोर्स, यानी चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो इंपल्स ऑफ फोर्स के बराबर होगा।